नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिंट एग्ज़ाम। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए आपका हिस्ट्री से शुरू करेंगे। आपको पता है कि एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स चारों पांचों सब्जेक्ट मिला करके आपका एसएसटी बना हुआ है। तो एसएसटी को पूरा कंप्लीट करेंगे यूपी टेट के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। उसमें आज आपका इतिहास का, हिस्ट्री का पहला क्लास होगा, पहला वीडियो होगा दोस्तों, यूपी टेट 2026 जुलाई की तैयारी के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इतिहास का पहला चैप्टर यूपी टेट सिलेबस एसएसटी पेपर 2 के लिए सबसे पहले आपका आता है इतिहास को जानने के स्रोत, यानी आप कैसे इतिहास को जान पाएंगे, इतिहास को जानने का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। तो दोस्तों, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका आधार और विकास कैसे हुआ, ये हम लोग समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। दोस्तों, ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल अर्थात जिस काल के बारे में लिखित और मुद्रित सामग्री उपलब्ध हो एवं जिसे पढ़ा भी जा सके उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। मुद्राओं से क्या जानकारी मिलती है उस ऐतिहासिक काल के बारे में देख लेते हैं एक बार। मुद्राओं से तत्कालीन शासक का नाम, उनका समय, उनका आकार और उनकी किस धातु से किस तरीके की जानकारी प्राप्त हुई है वो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। लेखन सामग्री, राइटिंग मटेरियल में क्या आता था, जैसे कि ताड़पत्र। ताड़पत्र वृक्ष के चौड़े पत्ते जिन पर प्राचीन लेख लिखे जाते थे, जैसा कि आप ये ताड़पत्र है इसको आप देख पा रहे हैं। ये एक वृक्ष का चौड़ा पत्ता होता था जिस पर कि लेख लिखे जाते थे। दूसरा होता था आपका भोजपत्र, यानी कि ब्रिज बार्क। ये एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल से बनाया जाता था। तीसरा था आपका ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट, और ये तांबे के टुकड़े होते थे जिन पर लेख लिखे जाते थे या महत्वपूर्ण लेखों को उकेरा जाता था। स्तंभ लेख और शिलालेख। स्तंभ लेख, ये देखिए ये स्तंभ बना हुआ है और इस स्तंभ लेख में ये जो अभिलेख मिले हैं, पत्थर के खंभों पर लिखे गए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो लेख होते थे वो उसको हम स्तंभ लेख बोलते हैं। शिलालेख क्या होते हैं? पत्थर की बड़ी चट्टानों पर जो लिखे गए शासकों के लेख और आदेश होते थे वो आपके शिलालेख कहलाते थे। यानी शिलाओं पे जो लेख लिखा गया है वो आपका शिलालेख, और जो स्तंभ पे लिखा गया है वो आपका स्तंभ लेख। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। साहित्यिक स्रोत दोस्तों, इसके बाद से आपका आता था साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में प्राचीन इतिहास को समझने के लिए साहित्यिक स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था। एक था धार्मिक साहित्य और दूसरा था धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या होता था? धार्मिक साहित्य में धर्म, दर्शन और आस्था पर आधारित ग्रंथ हुआ करते थे। और धर्मेतर साहित्य में क्या होता था कि राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रशासन पर आधारित ग्रंथ हुआ करते थे। उसमें से कौन कौन से ग्रंथ हैं, आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका धार्मिक साहित्य, यानी कि रिलीजियस लिटरेचर। सबसे पहले आते हैं धार्मिक साहित्य में आपके वेद आते हैं। वेद में क्या होता था? वेद में जो है वो आर्यों के संबंध में जानकारी दी गई थी। वेद जो है वो आर्यों के बारे में ही पूरी जानकारी देता है। इसके बाद दोस्तों आपका आता था धार्मिक साहित्य में रामायण एवं महाभारत। रामायण और महाभारत जो है ये उस समय तत्कालीन समाज के विषय में एक बहुत ही अच्छी जानकारी देता है, और इसी के आधार पे आगे भारत की संस्कृति जो है वो चली है। तो रामायण जो है वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था और महाभारत जो है वो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था। ये भारत के दो ऐसे महाकाव्य हैं जिन पर भारत की पूरी संस्कृति एक तरीके से कहें तो टिकी हुई है। उसके बाद दोस्तों अगला आता है आपका जैन एवं बौद्ध साहित्य और जातक कथाएँ। तो जैन एवं बौद्ध साहित्य और जातक कथाओं में क्या होता था? ये भी जो है ये जो लेख होते थे ये तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी को प्रदान करते थे। ये सारे के सारे जो कथाएं होती थी जैन और बौद्ध साहित्य की। अब दोस्तों आता है धर्मेतर साहित्य, यानी कि सेकुलर लिटरेचर। इसमें क्या होता था धर्मेतर साहित्य में? धर्मेतर साहित्य में आपका आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपने पढ़ा है, जिसके रचयिता है चाणक्य। चाणक्य जी के अर्थशास्त्र में तत्कालीन समाज की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है अर्थशास्त्र में। इसी धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आता है आपका राजतरंगिणी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पॉइंट है, जिसके रचयिता है कल्हड़।
कलहड़ जी की राजतरंगिणी में जो है वो कश्मीर के इतिहास के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, जिससे कि अगर हम राजतरंगिणी पढ़ते हैं कलहड़ जी की रचना, तो हमको कश्मीर के इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। तो ये कुछ इतिहास के स्रोत थे, इतिहास को जानने के स्रोत थे। अब बात आती है आगे, कुछ विदेशी यात्रियों के जो यात्रांत थे, विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत थे, फॉरेन ट्रेवलर अकाउंट, उन्होंने क्या कहा था भारत के इतिहास के बारे में। तो विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत है उसमें सबसे पहले आता है इंडिका, जो कि मैगस्थनीज ने लिखा था, और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उनके समाज में क्या उस समय की झलक थी, ये पूरा मैगस्थनीज के इंडिका वाले पुस्तक में उन्होंने बताया है। इसके बाद फाहियान का जो यात्रा विवरण था, जो कि एक चीनी यात्री था, तो फाहियान जो है वो गुप्त काल से संबंधित जानकारी जो है फाहियान के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। सांग का जो यात्रा था ये भी एक चीनी यात्री था, जो हर्ष के शासनकाल में आया था भारत में, और हर्ष के शासनकाल की पूरी विशेष जानकारी देता है ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत। तो ये कुछ ऐसे विदेशी यात्री थे जिनके यात्रा वृत्तांत में भी हम पता कर सकते हैं अपने इतिहास को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो भी हमारे इतिहास को जानने में मदद करते हैं। उसमें आता है दोस्तों अपना महाभारत। महाभारत भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटिश म्यूजियम, ये देखिए ब्रिटिश म्यूजियम का पूरा चित्र है। ब्रिटिश म्यूजियम जो है ये लंदन में स्थित यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। और इसके अलावा मानव शास्त्री यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देते हैं, वे मानव शास्त्री कहलाते हैं। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत थे जो हमारे इतिहास को जानने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अशोक के अभिलेख के बारे में। अशोक के कुछ ऐसे अभिलेख थे जो कि इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है इनको जानना। इसी में आता था आपका रुमीनदेई अभिलेख। रुमीनदेई अभिलेख कैसा था? ये जो है रुमीनदेई अभिलेख ये प्राप्त हुआ था लुम्बिनी यानी कि नेपाल में। इसकी जो ऐतिहासिक घोषणा हुई थी, इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा किया था कि लुम्बिनी में उपज जो भी होगा उसका 1/8 भाग जो है वो टैक्स के रूप में लिया जाएगा। तो ये बातें जो है अशोक के इस रुमीनदेई अभिलेख में जानकारी मिलती है। ऐसे ही कुछ जो है वो अभिलेख पे लेख लिखा करते थे उस जमाने में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में। दोस्तों इसके बाद आता है पाषाणकालीन संस्कृति, पाषाण काल की सभ्यता। प्रारंभिक मानव के विकास को समझने के लिए पाषाण युग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आपका काल आता है पूरा पाषाण काल, दूसरा आता है आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा आता है आपका नवपाषाण काल। अब इसके अंतर्गत हम लोग समझते हैं बारी बारी से। पूरा पाषाण काल यानी कि पैलोलिथिक एज क्या है? तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में मानव जो है वो पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से जो भी मांस प्राप्त होते थे वही उसका मुख्य भोजन हुआ करता था। कंदमूल तथा फल भी उसके जो है वो भोजन में सम्मिलित होते थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में भी रहना प्रारंभ कर दिया था। इसी समय उसने जो है वो आग के प्रयोग की भी जानकारी सीखी और साथ ही उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना भी प्रारंभ कर दिया। तो पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया और उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र भी मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के भी दृश्य बनाए गए हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं दोस्तों। और इसी समय मानव ने हड्डियों के औजार भी बनाने शुरू कर दिए थे। मानव ने हड्डियों के औजार भी बनाना शुरू कर दिया था और यह जो औजार था, यह औजार आपके उनके ज्ञान में वृद्धि, विकास को दर्शाते हैं। और इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल तो नहीं होते थे, ये बेडौल और एक आड़ी तिरछी आकृति वाले हुआ करते थे ये औजार, ये टूल्स है। आपका अगला मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। तो दोस्तों मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल में सबसे पहले क्या होता था? मध्य पाषाण काल के औजार, उपकरण पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने में ही उसने उपकरण छोटे बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा थोड़ी सी गर्म हुई। उसके बाद जहाँ जहाँ बर्फ़ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ।
और घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले जानवर जैसे कि हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी आदि जो है ये पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार अब वह संग्राहक बन गया। मानव ने इसी समय में कुत्ते को जो है वो अपना प्रथम पालतू पशु भी बनाया और इस युग में ही उसे खेती का भी ज्ञान हुआ, यानी कि मध्यपाषाण काल में ही ये सारी जानकारी जो है वो मानव को हुआ था। अब बात करते हैं आगे नवपाषाण काल प्लस ताम्रपाषाण युग, इसमें क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों यहाँ इसमें नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में क्या क्या हुआ था, यहाँ पे पुरातत्वविद जो थे उनका ये मानना था कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल का प्रारंभ होता है। खेती के कारण मानव अब भोजन का संग्राहक से भोजन का उत्पादक बन गया। वहीं ताम्रपाषाण युग में नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग का नाम ताम्रपाषाण युग कहा गया। धीरे धीरे मानव ने तांबे और जस्ते को मिला करके मिश्रित धातु कांसा बनाना भी इसी युग में सीखा था। अब बात करते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले सन 1921 में पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल से एक खंडहर की खोज की। इस खंडहर के अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरी सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। क्योंकि यह अवशेष सिंधु नदी घाटी में प्राप्त हुए थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस संस्कृति के अवशेष सबसे पहले मिले थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी थे। रोपड़ नाम की जगह भारत के पंजाब राज्य में है, कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में और लोथल भारत के गुजरात राज्य में। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है तथा यह भारत की पहली नगरी सभ्यता है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। सिंधु घाटी के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। सभी भारतीय लिपियां, आपने पढ़ा होगा लिपियों के बारे में, सभी भारतीय लिपियां हमेशा बाएं से दाएं चलती हैं, लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा की जो लिपियां थी वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। ये इनकी विशेषता थी। और इसी में सिंधु घाटी के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से भी व्यापार करते थे। नेक्स्ट दोस्तों अगला अपना टॉपिक है वैदिक काल एवं धार्मिक आंदोलन। इसमें क्या होते थे इसको समझते हैं। वैदिक काल की जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था आपका 1500 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो वैदिक काल का समय था। आर्य लोग जो थे संभवतः काला सागर और कैस्पियन सागर के पास के मैदानों में रहते थे। आर्य लोग गांव में रहने वाले किसानों को किस नाम से बुलाते थे? पड़ी नाम से बुलाते थे। पड़ी के नाम से बुलाते थे। आर्यों और पड़ियों के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। आर्य लोग जो है उनको दस्यु कहते थे। क्या कहते थे? उनको दस्यु कहते थे। आर्य और पड़ी के बीच हमेशा संघर्ष हुआ करता था। और आर्य लोग जो है वो आर्य जो लोग हुआ करते थे वो किसानों को पड़ी के नाम से बुलाते थे। और ये कहाँ रहते थे? काला सागर और कैस्पियन सागर क्षेत्र के पास रहते थे। आर्यों के जन्म होता था। वैदिक काल में कई परिवार मिलकर गोत्र का निर्माण करते थे और कई गोत्र विष का निर्माण करते थे और इसी प्रकार कई विष मिलकर के जन बनाते थे। हमें कई जनों के नाम जैसे पुरुजन की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है। पुरुजन की जानकारी कहाँ से मिलती है?
वैदिक साहित्य से मिलती है। जन्म, विष, गोत्र और परिवार, तो ये सब जो है सब मिल करके सम्मिलित होते थे, तब जाके ये बनता था इनका एक समूह। कई परिवार मिल करके गोत्र का निर्माण करते थे और कई गोत्र मिल करके विष का निर्माण करते थे। इसी प्रकार कई विष मिल करके जन बनाते थे। तो ये ऐसे बनता था, पूरा इनका चक्र चलता था। इसमें क्या होता था, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग जो है इसमें विष कहलाते थे। जो प्रमुख लोग थे वो सामान्य लोग होते थे और प्रमुख लोगों के अलावा जो बाकी लोग होते थे वो लोग विष लोग होते थे। और किसी भी समस्या के समाधान के लिए यहाँ एक सभा हुआ करती थी, जैसे कि ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद अगला अपना पॉइंट आता है यज्ञ और वेद। यज्ञ और वेद क्या है दोस्तों? यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते थे। घी डाले जाते थे और ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे, जिन्हें मंत्र या ऋचा कहा जाता था। क्या कहा था? मंत्र या ऋचा कहा जाता था। और ये जो मंत्र हैं ये संस्कृत भाषा में पढ़े जाते थे। इसमें अग्नि में घी का अर्पण किया जाता था और ब्राह्मण जो है वो वेद मंत्रों का पाठ करते थे। ये मंत्र किस में मिले थे? ये मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलते हैं और बहुत समय ये मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए थे कहीं। इन्हें हमेशा बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया, यानी कि इसको रिटन में लिख दिया गया, ताकि अगर किसी को चीज़ें याद नहीं रही तो लिखा रहेगा तो बाद में वो चीज़ें दोबारा याद कर ली जाएंगी। वेद दोस्तों क्या है? मुख्यतः 4 वेद हैं भारतीय संस्कृति में, इतिहास में। पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। इन वेदों की क्या खासियत है? तो इन वेदों में यज्ञों और मंत्रों का उल्लेख होता था। ऋग्वेद में ही प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है, ये आप गायत्री मंत्र यहाँ देख पा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ये आपका गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ही लिया गया था। ठीक है, तो ये चारों वेद की जानकारी आपको हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब शुरू होता है यहाँ से वर्ण व्यवस्था। मनुष्यों में, मानव में वर्णों की व्यवस्था कैसे हुई? आरंभ में आर्य जो लोग थे 3 वर्गों में विभाजित थे, बटे हुए थे। सबसे पहला था आपका राजा, दूसरा पुरोहित, तीसरा अन्य जन लोग। अब यह विभाजन जो हुआ था ये उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु उस समय वो कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे लोग ब्राह्मण कहलाए, जो लोग युद्ध करते थे वे लोग क्षत्रिय कहलाए और जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहे जाते थे। बाद में शूद्र नामक चौथा जो वर्ण भी मिलता है, जिसमें शूद्र वर्ण में कौन से लोग आते थे? जो कि युद्ध में हारे लोग होते थे, युद्ध में हार गए, या कहें कि निराश लोग, हताश लोग जो होते थे वो लोग शूद्र में शामिल हो जाते थे। तो धीरे धीरे ये जो वर्ण व्यवस्था है वो कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धीरे धीरे व्यवस्था कठोर होती गई और ये डिवीजन जो है वो बढ़ता गया। सबसे पहले क्या है दोस्तों, आर्य जो है वो सबसे पहले भारत में जो आए थे, उसमें सबसे पहले वो लोग जो है खेती करते समय जौ का उत्पादन उन्होंने किया था। सबसे पहले जौ का उत्पादन किया था। उसके बाद में धीरे धीरे गेहूं, धान, नदियों के किनारे गेहूं, धान, दाल और तिलहन का भी फसल धीरे धीरे आर्य लोग करना शुरू कर दिए थे। अगला टॉपिक आता है दोस्तों अपना महाकाव्यों की रचना। महाकाव्य रचना में अगर देखेंगे तो रामायण जो है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, वाल्मीकि जी के द्वारा। महाभारत महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। रामायण और महाभारत 2 भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई थी और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किया था। वैदिक कालीन संस्कृति भारतीय संस्कृति का आधार बनी, जिसका प्रभाव समाज, धर्म और कला पर आज भी काबिज है। वैदिक काल में ही
वैदिक काल में ही लौह युग की शुरुआत हुई। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि चित्र बना करके चीज़ों को समझा जाता था। लेकिन अब जो है वैदिक काल में ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। अक्षरों को मिला करके शब्द और शब्दों को मिला करके वाक्य बनने शुरू हुए थे इसी वैदिक कालीन सभ्यता में। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब बढ़ते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का क्या स्थिति था। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की जो स्थिति है उसमें सबसे पहले आपका आता है धार्मिक आंदोलन। और धार्मिक आंदोलन में आपके सबसे पहले आते हैं महावीर वर्धमान। महावीर वर्धमान जो है वो सबसे पहले आते हैं। महावीर वर्धमान महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी कि महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली यानी कि वर्तमान में बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे जाने लगे। कौन? महावीर वर्धमान। इनके जो है जैन धर्म के तीन रत्न हुए, त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्नों में आपके सबसे पहला आता है सही विश्वास, दूसरा आता है सही ज्ञान, तीसरा आता है आपका सही कर्म। अब इसके आधार पर जो है जैन धर्म को जो है 5 व्रतों में बांटा गया था। इसमें सबसे पहला आपका आता था अहिंसा, दूसरा आता है आपका सत्य, तीसरा आता है चोरी न करना, चौथा आता है धन न जुटाना, पांचवा है आपका इंद्रियों पर अपने नियंत्रण करना यानी कि इंद्रियों को अपने वश में रखना। इसके साथ इसके 2 संप्रदाय भी बने। जैन धर्म के जो अनुयायी थे इनके 2 संप्रदायों में बट गए। महावीर स्वामी के निर्वाण के लगभग 2 शताब्दियों के बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए, जिसमें पहला था आपका श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर में वे लोग होते थे जो सफ़ेद कपड़े पहनने वाले लोग होते थे, और दिगंबर में वे लोग होते थे जो कि निवस्त्र यानी कि कपड़े नहीं पहनते थे। तो वो लोग जो है वो आपके आते थे निवस्त्र में यानी कि दिगंबर में आते थे। तो श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर में सफ़ेद कपड़े पहनने वाले लोग होते थे और दिगंबर में जो है वो लोग होते थे जो कि पूरी तरीके से निवस्त्र यानी कपड़ा नहीं पहनते थे। ठीक है, अब आगे आते हैं दोस्तों। अगले अपने आते हैं गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य को सत्य माना है। पहला माना था उन्होंने दुख है, दूसरा कारण है, तीसरा दुख का कारण है और चौथा है उनका निवारण है अष्टांगिक मार्ग। तो महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में लिखे गए थे और गौतम बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों के बाद उनके बौद्ध अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए। पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान में वो लोग होते थे जो कि कट्टरपंथी थे, कट्टरपंथी संप्रदाय के लोग थे। और महायान में कौन से लोग थे? तो महायान में वो लोग थे जो कि उदारवादी लोग थे। उदारवादी लोग जो है वो महायान में शामिल थे। राष्ट्रध्वज के मध्य में बना जो चक्र है वो बौद्ध धर्म का ही प्रतीक है। ये जो राष्ट्रध्वज अपना बना है उसमें जो ये चक्र लगा हुआ है ये बौद्ध धर्म का ही एक तरीके से प्रतीक माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड में। अब अगला टॉपिक यहाँ से शुरू होता है आपका जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का विकास कैसे हुआ। दोस्तों जन मतलब क्या? जन जो शुरुआत हुआ जन का, तो वैदिक काल में जन एक राजनैतिक इकाई थी। लगभग 600 ईसा पूर्व में महाजनपदों का विकास हुआ। इस समय वैदिक काल के जन का स्वरूप बदल गया और ये जनपद जो है ये महाजनपद कहलाने लगे। इनमें टोटल 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे और इन महाजनपदों में 14 जो है वो राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे। 16 महाजनपदों में जो है मुख्यतः 4 ऐसे थे जो प्रमुख थे, जिसमें आपका पहला था मगध जो कि गया और मुंगेर का एरिया था।
दूसरा था कौशल यानी कि फैजाबाद का एरिया, तीसरा वत्स था, वत्स में आपका इलाहाबाद आता था, और उसके बाद चौथा था अवंती, अवंती में आपका मालवा का हिस्सा आता था। अब दोस्तों इसके बाद सबसे प्रमुख जो था वो मगध राज्य था। मगध साम्राज्य का विकास यहाँ से शुरू होता है। राज्य जो है दूसरे राज्यों में, एक राज्य दूसरे राज्यों में मिलते चले गए और अंत में मगध जो है वो साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर के उभरा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में 3 राजवंशों का उदय हुआ। सबसे पहले हर्यक वंश का उदय हुआ। हर्यक वंश का जो समय था वो था आपका हर्यक वंश 544 ईसा से लेके 492 ईसा पूर्व तक का समय हर्यक वंश का था। उसके बाद शिशुनाग वंश का जो चला, शिशुनाग वंश का समय था 492 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक। और सबसे लास्ट था आपका नंदवंश। नंदवंश का जो समय चला था वो 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक का शासनकाल था। इनका शासनकाल लगभग 220 वर्षों तक इनका शासनकाल चला था इन तीनों साम्राज्यों का। और इसके बाद घनानंद जो है ये नंदवंश का सबसे अंतिम शासक था, जिसके समय में सिकंदर जो है वो भारत आया था। और सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया और सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिया। यूनानी लोग जब भारत आने लगे तो यूनानियों का जो प्रभाव है वो भारत के सिक्कों पर पड़ने लगा। तो भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों के निर्माण की शैली का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस स्लाइड में, इस वीडियो में हम लोगों ने आज यहाँ तक देखा है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य से शुरू किया जाएगा अगला टॉपिक इतिहास का, और पूरे इतिहास को धीरे धीरे सभी स्लाइड में कंप्लीट किया जाएगा। तो ये इतिहास का आज का पहला वीडियो आपको कैसा लगा? यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए SST पेपर 2 जूनियर लेवल कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।